डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सेकेंड डिवीजन को देखने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सेकेंड डिवीजन इनर शेल ट्रांजिशन यानी एक्स रेज का टॉपिक टू द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट्स सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम को देखें तो आप सब जानते हैं, मैं बड़ी डिटेल में आप सबको सिखा चुका हूं। इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? बोले बिल्कुल से इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, मोमेंटम इंक्रीज करेगा, बट स्पीड इट रिमेन सेम। क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, ये हम लोग वैक्यूम में ड्रॉ करते हैं। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और मजे की बात है, जब कहते हैं मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर बेसिकली लाइट, बस वो लाइट का ये पोर्शन विजिबल और ये दोनों इनविजिबल है। तो आइए देखते हैं, जब हम इस तरफ जाते हैं तो मेरे लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, फन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के हवाले से देखा था। तो मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन हमने हासिल किया था, दैट वाज अल्ट्रावायलेट। मगर अल्ट्रावायलेट से ऊपर हम एक्सरेज की अगर बात करें जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम भी लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं हम इसको, 10⁻⁻10 मीटर, ये भी लेंथ का ही यूनिट है। तो एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पास अगर हम देखें तो अबव अल्ट्रावायलेट रेज द फ्रीक्वेंसी सो इंक्रीज दैट फोटोन ऑफ सच एन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द गैसेज और द लाइट मेटल्स। यानी गैस और लाइट मेटल्स ये प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो हम ये बात कह रहे हैं कि याद रखिएगा, गैसेस में और लाइट जो मेटल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी वहां पे मौजूद होती है इलेक्ट्रॉन्स की जंप की वजह से हासिल होती है, वो इतनी नहीं होती कि एक्सरेज को सूट कर सके। इसका मतलब हम गैसेस और लाइट मेटल्स में एक्सरेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। As the energy difference between their shell does remain lower than energy required for the X-ray photon. तो अब क्या करें कि हम X-rays को प्रोड्यूस कर सकें? So for energy equal to X-rays, we have to move to heavy metal. तो हमें heavy metals की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि heavy metal में जो inner shells होते हैं उनमें जो एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो सूट करती हैं X-rays को। लाइक टंगस्टन की बात या मोलिब्डेनियम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर हम इनर शेल ट्रांजिशंस करवा दें, यानी इनके इनर शेल में कोई होल क्रिएट करवा दें, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हाई एनर्जी लेवल से इनर शेल में, तो फिर वो जो एनर्जी होगी रेडिएट होगी वो लाई करेगी कहां पर? एक्सरे रीजन में। तो ये बात तो साइंटिस्ट को समझ आ गई भाई कि ऐसा किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता कि अगर मैं न्यूक्लियस ऑफ हैवी मेटल में जाता हूं, उसकी बात करता हूं, तो शेल्स होते हैं के, सबसे इनर शेल है, फिर आता है एल, एम, एन, ये सारे, और इस तरह से और भी शेल्स। तो आप सब जानते हैं जैसे जैसे हम बाहर वाले शेल की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या करूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा दूं। इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना, अब आपके दिल में क्या ख्याल आता है? बात की जाए तो हम इसे नॉकआउट कैसे करवा सकते हैं? क्या हम प्रोवाइड करें हीट टू द मेटल, मेटल को हीट दें? देखिए, अगर आप मेटल को हीट दोगे ना तो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, वो इस हीट को पहले एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाएंगे और फिर फौरन वापस आ जाएंगे। वो और एनर्जी को रेडिएट कर देंगे फोटॉन्स की शक्ल में। वो एनर्जी अंदर तो जा ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट शुड वी डू? तो सुनिएगा, अब होना कुछ ये चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट करवाया जाए। नॉकआउट कैसे? अगर हमारे पास एक बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो। एनर्जी क्यों ज्यादा हो? ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि शील्डिंग कर रहे हैं, अंदर जाने से इसको रोक रहे हैं, वो इनको रिपेल कर सके, इनकी ऑपोजिशन को ओवरकम कर सके और अंदर जाए और इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक करे और खुद इसको यहां से नॉकआउट करवा दे, खुद स्कैटर हो जाए, उसको नॉकआउट करवा दे। तो यहां पे एक होल क्रिएट करेगा। इस होल की वजह से जब के शेल में होल क्रिएट होगा, सपोज करें मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे होल क्रिएट होगा, तो क्या होगा? फिर यहां से जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी
और जब जंप्स होंगे टू फिल अप दिस वन पॉसिबिलिटीज, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये जो जंप्स होंगी ये सूट करती हैं एक्स-रे रीजन को। तो टू ब्रिंग अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हु कैन नॉक आउट इनर शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्शन या स्ट्राइक कर सकता, जैसे भी है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है विच इज द कमिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं एनर्जी हम लोग एक्सलेटिंग वोल्टेज से देते हैं जो कूलिंग ट्यूब में होती है। सो स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर ये इतनी एनर्जी है कि ये यहां तक पहुंचा, तो पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अंदर जा रहा होगा तो सबसे पहले तो इसको मुकाबला करना पड़ेगा इन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से, और यकीनन ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये डिसेलरेट करेगा, रिटार्डेशन होगी, इट विल लूज एनर्जी। तो मजे की बात बताता हूं मैं, तो याद रखना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस शील्डिंग इफेक्ट repulsion by the outer electrons. It must have sufficient energy to overcome repulsion, but due to this repulsion it loses its energy, which is radiated in the form of continuous X-rays of comparatively larger wavelength. तो याद रखिएगा जब वो अंदर जा रहा होगा तो उसे मुसलसल रिटार्डेशन का सामना होगा। तो साइंटिस्ट तो ये चाह रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे ये अंदर जाए और अंदर जाकर नॉकआउट करे, होल क्रिएट करे, जंप्स हो के में एल से एम से एन से, और हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्सरेज मिल जाए। लेकिन साथ हमें मुफ्त में ये एक्सरेज भी मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अंदर जा रहा होता है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जब उसे शील्डिंग इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिटार्डेशन। उस रिटार्डेशन में अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, और फिर वो एक्सरेज कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रिटार्डेशन होती है इसलिए इन एक्सरेज को नाम दिया जाता है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। इस प्रोसेस को ब्राकिंग रेडिएशन या बर्मेस्टुलोंग प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर तक गया, इसने यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया। अगर इसे यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया तो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है, पहला हक जो कहा जाए वो एल शेल का है, तो एल से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर सकता। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल टू के, देन के अल्फा एक्स-रे फोटॉन इज एमिटेड। तो हमारे पास के अल्फा एक्स-रे फोटॉन एमिट होगा। इसे हम यहां से अगर बात करें, यानी एल से अगर के में जंप हो रही है तो हमारे पास जो फोटोन निकलेगा उसको के अल्फा का नाम दिया जाता है। अब याद रखिएगा इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब जब मैं बाद में इसका ग्राफ डिस्कस करूंगा तो के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से एम से जंप हो। अब ये जंप कंपैरेटिवली बड़ी है, इसका मतलब अब जो हमारे पास फोटोन एमिट होगा इसे हम कहेंगे के बीटा, और इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू के अल्फा। मगर इसकी पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू दैट वन वो थोड़ी सी कम होगी। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एम टू के, देन के बीटा एक्स-रे फोटोन इज एमिटेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कम पॉसिबिलिटी इसकी है कि अगर हमारे पास एन से जंप हो जाए तो फिर हमारे पास के गैमा एक्स-रे फोटोन एमिट होगा। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया, हमारे पास के गैमा एक्स-रे फोटोन यहां पे एमिट होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एनर्जी ऑफ के अल्फा, देखिए के अल्फा की जंप सबसे छोटी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। किससे कम होगी? के बीटा से, और सबसे ज्यादा इसकी होगी के गैमा की। और अगर मैं बात करता हूं वेवलेंथ की, सपोज करें आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, देन यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट वन थिंग, दैट द वेवलेंथ, सॉरी स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड ऑफ के अल्फा, स्पीड ऑफ के बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मैं स्पीड की बात करूं और मैं कंपेयर करूं के अल्फा को, के बीटा और के गैमा को, तो इन सबकी स्पीड किसकी ज्यादा होगी? देखें ये सब फोटॉन, फोटॉन की स्पीड हमेशा सेम होती है, इसका मतलब दे विल हैव द सेम स्पीड। अगर इंटेंसिटी की बात करूं, ये बात आपसे शेयर कर चुका हूं, जो करीब है उसका हक ज्यादा है, तो इसका मतलब के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर के बीटा की, फिर के गैमा की। इसके अलावा वेवलेंथ अल्फा की बड़ी होगी, फिर के बीटा की कार्ड उससे कम होगी, और गैमा की सबसे कम होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास हम लोगों ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये हमारे पास के बीटा है, ये हमारे पास के अल्फा है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। ये जो पीक्स आती हैं, डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, इनको हम लोग
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने इनर्शियल ट्रांजिशन से के अल्फा, के बीटा और के गैमा की बात की थी, दे आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और इनकी एनर्जी फिर किस पर डिपेंड कर रही होती है? इनकी एनर्जी डिपेंड कर रही होती है कि शेल्स का डिफरेंस कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो ये जो पीक्स आती हैं के अल्फा, के बीटा, यहां पे के गैमा इसलिए दिखाया नहीं गया क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, इस कॉन्टिन्यूस को हम लोग, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, ब्रैकेशुलोंग या ब्राकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये वो फोटॉन्स होंगे जो कि पैदा होंगे कॉन्टिन्यूस रिटार्डेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लैम्डा मिनिमम से क्या मुराद है? लैम्डा मिनिमम हम किसको कहते हैं? जरा गौर से लिखिएगा। ऐसा भी मुमकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन फर्स्ट कुलियन, पहले ही कुलियन में। तो आप सब जानते हैं कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो एक्सलेटिंग वोल्टेज की वजह से EV होती है, और ये HF मैक्सिमम भी इसको कह सकता हूं। तो ये बराबर होगी HC ओवर लैम्डा मिनिमम के। तो यहां से अगर मैं निकालूं EV को HC ओवर लैम्डा मिनिमम से मैं लैम्डा मिनिमम निकालूं तो HC ओवर EV, ये वो कम से कम वेवलेंथ होती है, यानी वो फोटोन जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। कब? कि अगर इलेक्ट्रॉन आए और वो पहले ही, अभी वो अंदर नहीं गया, उसने नॉकआउट नहीं किया, अंदर से कोई होल क्रिएट नहीं किया, बल्कि वो बाहर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा कर अपनी पूरी एनर्जी पहले कुलियन में जाया कर दे, रेडिएट कर दे, तो जो एनर्जी रेडिएट होगी वो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला पेपर में आ जाता है। यहां से न्यूमेरिकल आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। एच की वैल्यू भी हमें मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, एक्सलेटिंग वोल्टेज आपको दी होगी, और ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी लैम्डा का इनवर्स होगी, तो EV ओवर HC हो जाएगा। यहां से ये दो कॉन्क्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सलेटिंग वोल्टेज। इसका मतलब मैं मिनिमम वेवलेंथ को और कम कर सकता हूं, कब? अगर मैं एक्सलेटिंग वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, और अगर एक्सलेटिंग वोल्टेज को कम करूंगा तो लैम्डा मिनिमम कम होने लग जाएगा। इस तरह से वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ, मैक्सिमम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट, ये हमारी बुक में भी कूलिज ट्यूब की डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है। यहां पे टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, ये हाई वोल्टेज जो मैं दी गई है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, DC नहीं है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमारे पास फिलामेंट है, इस फिलामेंट में से जब करंट गुजरता है तो कैथोड, ये हीट प्रोड्यूस होती है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जिन्हें एक्सलेटिंग वोल्टेज, हाई वोल्टेज, यानी इन द फॉर्म ऑफ 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, लाइक 1 लाख वोल्ट, इतनी बड़ी वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सलेट होते हैं और वो जाके स्ट्राइक करते हैं टारगेट के साथ, और जब गॉट सफिशिएंट एनर्जी होती है, और यहां से हमारे पास आप देख सकते हैं एक्सरेज एमिट होती हैं। डिफरेंट पॉइंट, एनोड भी हमारे पास है, कूलिंग ऑयल, सारे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि हमें उसको कूल करना पड़ता। वेल स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इज। एक्सरे प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोसेस कौन सा हो सकता है? क्या वो कॉम्पटन इफेक्ट है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, या पे प्रोडक्शन है? तो पहले देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे जवाब है एक्सरे जो प्रोडक्शन का जो इनवर्स है, एक्सरे प्रोडक्शन है क्या? एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है कि मेटल होती है, उस मेटल पे जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो फोटॉन्स एमिट होते हैं। अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन गए, फोटॉन्स एमिट हुए। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स जाते हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं। इसका मतलब इनवर्स हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में उल्टा प्रोसेस हो रहा है एक्सरे प्रोडक्शन का। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द काइंड ऑफ द एक्सरेज whose energy comes from accelerating voltage या energy of incoming electrons। तो ऐसा बताओ वो कौन सी? अभी तो तक हमने दो एक्सरेज देखी, एक कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज वो एक्सरेज हैं जो कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे होते हैं तो दे गो ऑन कॉन्टिन्यूसली, रिटार्डेशन प्रोसेस जो उनका होता है, दे लूज देयर एनर्जी। इसका मतलब तो वो जो प्रोड्यूस होती है उनको हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब इनर शेल में कोई होल क्रिएट होता है के में, और वहां से कहा जाए तो LMN से जंपिंग होती है, वो जो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। तो पता ये चला कि कौन से एक्सरे फोटॉन्स हैं जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो कॉमन सेंस की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हो सकती हैं। और कॉन्टिन्यूस एक्सरेज
की एनर्जी वो लैम्डा मिनिमम भी हमने देखा, तो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी ड्यू टू द रिटार्डेशन। तो याद रखना है कि जब भी आपसे ये बात की जाए कि एक्सलेटिंग वोल्टेज को अगर मैं ज्यादा या कम करूंगा तो फिर क्या होगा, किसकी एनर्जी प्राइमरीली चेंज होगी, तो याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज की एनर्जी को ज्यादा या कम किया जा सकता है, क्योंकि एक्सलेटिंग वोल्टेज को चेंज करके हम आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ज्यादा कम कर सकते हैं, और जब उनकी एनर्जी को ज्यादा कम किया जाएगा तो ज़रा उसी एनर्जी से रिटार्डेशन पर continuous X-rays ने प्रोड्यूस होना, तो you'll have to remember this. Next question, the kind of the X-rays which depend upon nature of target material for their energy. तो कौन से ऐसे हैं जो नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करते हैं? तो आप सब जानते हैं कि के, एल, एम और एन, अगर यहां पे के शेल में हमारे पास होल होता है तो ये जंपिंग होती है। अब जो एनर्जी रेडिएट होती है वो डिपेंड कर रही होती है इन शेल्स के एनर्जी डिफरेंस पर, जो कि टारगेट मटेरियल, जैसे जैसे आप टारगेट मटेरियल चेंज करेंगे, टंगस्टन का जो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस होता है वो कुछ और होता है, जबकि अगर मैं मोलिब्डेनम की बात करूं वो कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज हैं जो कि अपनी एनर्जी के लिए किसकी मोहताज नजर आ रही हैं, टारगेट मटेरियल में शेल्स के डिफरेंस की। तो इसका मतलब फौरन से पहले हम लोग अल्फा को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपसे कीवर्ड क्या था, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल। अब होता ही है कि एंटी टेस्ट में बच्चा इसको बड़ा पक्का याद कर लेता है कि जो ही नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल की बात की जाएगी तो उसका इशारा होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज की तरफ। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात तो ये टेक्निकल क्वेश्चन हमसे करता है, द काइंड ऑफ एक्स-रेज which depends upon nature of target material for their speed। अब बच्चा स्पीड नहीं देखता, वो नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल को देखता है, फौरन से पहले ठग करके कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज को सिलेक्ट कराता है, बड़ा खुश होता है कि जनाब मेरा तो सही हो गया। देखें आप ये क्यों भूल रहे हैं कि स्पीड किसी भी फोटोन की चेंज नहीं होती, सारे के सारे एक्स-रे फोटोन जो होंगे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, कॉन्टिन्यूस के होंगे, गिवन गामा रेज की बात कर लूं, अल्ट्रावायलेट, दे ऑल हैव द सेम स्पीड। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास का जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि दे ऑल हैव द सेम स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हार्डनेस ऑफ एक्स-रेज कैन बी इंक्रीज बाय। अब हार्डनेस का हमें पता नहीं होता हमारी बुक में, तो इसका कोई जिक्र नहीं है, तो याद रखिएगा हार्डनेस से मुराद क्या है। हार्डनेस से मुराद ये कि है रेंज, वो कितनी दूर तक जा सकता है, इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन पावर यकीनन एनर्जी पर डिपेंड करेगी, मोमेंटम पर डिपेंड करेगी, और वेवलेंथ के साथ ये इन्वर्स होगी, और एक्सलेटिंग वोल्टेज के साथ क्या होगी, डायरेक्ट, क्योंकि एक्सलेटिंग वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज की कार्य एनर्जी ज्यादा होगी। तो पता ये चला हार्डनेस ऑफ एक्स-रेज जो है उससे मुराद है कि एनर्जी को चेंज करना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अभी आपने देखा कौन सी एक्स-रेज ऐसे हैं जो कि एक्सलेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड कर रही होती है अपनी एनर्जी के लिए, बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज। इसका मतलब एक्सलेटिंग वोल्टेज को बढ़ाकर मैं एनर्जी बढ़ा दूंगा, मोमेंटम बढ़ा दूंगा, पेनिट्रेशन पावर बढ़ा दूंगा, हार्डनेस बढ़ा दूंगा, तो मैं एक्स-रेज की कहा जाए मैं इंक्रीज कर सकता हूं इसको, हार्डनेस को। तो द हार्डनेस ऑफ एक्स-रेज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग एक्सलेटिंग वोल्टेज, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग फिलामेंट करंट, जी नहीं, फिलामेंट करंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये क्यों दिया ये मैं एक और बात इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट ये ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ईवी के बराबर होती है, सो इंक्रीजिंग वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, हेंस द एनर्जी या हार्डनेस ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज कैन बी वेरीड बाय वेरिएशन इन एक्सलेटिंग वोल्टेज। The hardest photon belongs to, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डेस्ट फोटोन। अब हार्डेस्ट फोटोन कौन सा होगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो आइए हम पीछे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं, और हम जहां पे ग्राफ ड्रॉ हुआ था ये देखेगा, दिस इज लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम जो है वो इस पीक पर तो कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज नहीं है, ये कौन सी एक्स-रेज है, ये कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज है। तो पता ये चला कि हार्डेस्ट फोटोन, द हार्डेस्ट फोटोन बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज। ये बहुत क्लास का एक पॉइंट था जिसे आप लोगों ने याद रखना है। हार्डेस्ट मींस लैम्डा मिनिमम, लो जी मसला ही हल हो गया, लैम्डा मिनिमम जो ही बोला तो फौरन से पहले आपने पिक कर लिया इसको। इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय, याद रखिएगा प्राइमरी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंट करंट होगा इसका बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आप फिलामेंट का करंट जितना ज्यादा करते जाएंगे
उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो जब जाके स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा एक्स-रेज प्रोड्यूस होगी। तो मैं लिख सकता हूं दैट इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेज की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं बात करूं एक्स-रेज के हवाले से। सो मेडिकल की अगर मैं बात करूं, टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन बोन एंड डिफेक्ट इन स्टील स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राइटनेस ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। तो याद रखिएगा फोटोग्राफिक फिल्म जो मैं अभी यहां पे भी आपके के लिए शो कर रहा हूं, ये जो फोटोग्राफ लिया गया है यहां पे ये जो बोन है, बोन ये वो हिस्सा है जिसने एक्स-रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्स-रेज को एब्जॉर्ब कर लिया तो मजे की बात है कि इसके पीछे, बोन के पीछे फोटोग्राफिक फिल्म थी, वहां तक एक्स-रेज नहीं पहुंच पाई। तो आप देखें वो हिस्सा क्या है, वो ब्राइट रहा। लेकिन जहां पे बोन्स नहीं है, फ्लैश है, तो वहां पे एक्स-रेज जाके पेनिट्रेट की, जहां जहां एक्स-रेज जाके स्ट्राइक करिए वो हिस्सा डार्क होता जा रहा है। तो याद रखिएगा जहां पे एक्स-रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे डार्कनिंग ऑफ फिल्म प्रोड्यूस होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज के साथ डार्कनिंग ऑफ फिल्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ब्राइटनेस ऑफ फिल्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज, बिकॉज बोन्स एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ एक्स-रेज एज कंपेयर टू द फ्लैश। कैट स्कैनर, बाद का छोटी छोटी टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, थिन फैन शेड बीम होती है, ट्यूमर्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू दिस वन। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्स-रेज की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर कैन क्रिएट जेनेटिक abnormalities, कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सिलेक्टिव कैंसर सेल्स, कैन कॉज कैंसर एज वेल, ये कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता। तो इस सारी की सारी जो है वो हमने देखा, इसको आपने इसको और ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक अनसर्टेनिटी विद इन द न्यूक्लियस। इसमें टाइम बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस देन, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो क्या होगा। आप सब जानते हैं दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन the nucleus, because if so it will have speed greater than speed of light, which is physically impossible। इसका मतलब डेल्टा is the best option। लेकिन अगर डेल्टा ना दिया हो, सपोज करें यहां पे डेल्टा ना दिया होता, तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती V is greater than C। लेजर, लास्ट टॉपिक है हमारा लेजर स्टैंड्स फॉर। बड़ी हैरत की बात है कि बाद मैंने देखा बड़े बड़े एंटीडेस में ये क्वेश्चन बार बार आया था, लेजर स्टैंड्स फॉर, इसलिए मुझे मजबूरन यहां पे इसको आपके लिए पेश करना पड़ा है। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। आइए देखते हैं सबसे पहले इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन से मुराद क्या है। गौर से देखिएगा ये एनर्जी का ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन गुजरा जिसके पास इतनी एनर्जी थी कि इसे एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाए, तो इसे एब्जॉर्ब करके वो यहां पे आ जाएगा, इसलिए इसे इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि इसने उसको कहा जाए अट्रैक्ट किया, इंड्यूस किया, इंडक्शन किया, जो भी मुझे एब्जॉर्ब कर लो। सो ये हमने देखा। स्पॉन्टेनियस एमिशन किसको कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां पर मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में, और यहां से वो डायरेक्टली जंप कर जाता है जबकि कोई फोटोन नहीं आया, कोई फोटोन नहीं आया, लेकिन वो खुद ही वापस आ गया, तो याद रखिएगा इसे हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटेड, जो लेजर का बेसिक है, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। तो उसमें एक अगर एक फोटोन एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक्साइटेड स्टेट में और एक फोटोन गुजरता है वहां से, जिसकी एनर्जी उतनी है कि जो इसको दोबारा यहां से यहां लेके जा सकता है, तो इसको देखकर जब ये जंप करता है वापस, तो उसी वक्त वो इसी के गुजरते हुए इसी के डायरेक्शन में अपना फोटोन भी एमिट करेगा। इसे लेजर एक्शन भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। सो इसे हम लोग इंड्यूस्ड स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट आइए जल्दी से देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में अगर हमारे पास ज्यादा एटम्स मौजूद हैं और एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम एटम्स मौजूद है, मेटास्टेबल स्टेट में बहुत कम है, तो इसे नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि ज्यादा एटम्स आपके पास मेटास्टेबल स्टेट में चले जाए, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करने का टाइम कंपैरेटिवली बहुत बड़ा, 10⁻³ सेकंड। याद रखिएगा नेगेटिव में जो छोटी टर्म होती है उतनी बड़ी होती है, तो इससे ये बहुत बड़ी है। तो मेटास्टेबल स्टेट में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्टे करें और ग्राउंड स्टेट में बहुत कम है, तो इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया जाता, विच मीन दैट मोर नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल देन द ग्राउंड स्टेट, जबकि नॉर्मल पॉपुलेशन में मोर नंबर ऑफ एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट देन द एक्साइटेड स्टेट। स्टूडेंट हीलियम नियॉन लेजर की बात कर लेते हैं। हीलियम 85% होगा हमारे पास, उसकी मेटास्टेबल स्टेट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हीलियम 15% है, कम है, मगर क्या बात करें जनाब, हीरो है ये।
एक्टिव होगा, लेजिंग मीडियम होगा, मेटा स्टेबल स्टेट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे बड़ी है, इतनी आप देख सकते हैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एज कंपेयर टू द, मैं बात कर रहा हूं हमारे पास हीलियम के। तो हमारे पास दिस इज नियॉन। हीलियम ट्रांसफर्स, हीलियम क्या करता है, एक्शन क्या होता है, हीलियम ट्रांसफर्स इट्स 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्टेज डिस्चार्ज प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू नियॉन, और इस तरह से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाती है। नियॉन चला जाता अपने एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में, जब वापस जंप करता तो 18.70 तक आता है। डिफरेंस आप कर ले 20.66 का, आपको 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का रेड लेजर लाइट एमिट होगी, जिसकी वेवलेंथ, तो ये सारी की सारी 632.8 नैनोमीटर, सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता। स्टूडेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने लेजर की एप्लीकेशन को बुक से देख लेना, दे वेरी सिंपल। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।